हाँ, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज आपके सामने पर्सनैलिटी से मुखातिब करवा रहे हैं, मुलाकात करवा रहे हैं। पॉजिटिव के बहुत स्रोत कह सकते हैं ऐसी पर्सनैलिटी को। और अंकिता शर्मा है ये। और अभी हाल ही में इन्होंने जीआरएफ की एग्जाम क्लियर की है, क्रैक की है। उससे पहले 3 बार ये नेट दे चुकी हैं, नेट क्रैक कर चुकी हैं और हमारी पुरानी स्टूडेंट हैं। और अभी वर्तमान में इसको लेक्चर दिया है, तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इनका अच्छा स्कोर हो रहा है। तो वहाँ पर भी मेरिट के साथ इनका सिलेक्शन होना लाजमी है। और हम आपसे आज इसलिए मुलाकात करवा रहे हैं आपकी इनसे। देखिए, सकारात्मक क्या होता है, सिलेक्शंस कैसे लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो बता देंगे ऐसे सिलेक्शंस होते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करके अपनी अपनी रणनीति से सिलेक्शन पाते हैं, उनका बात कुछ अलग होती है। तो ऐसे ही उन विद्यार्थियों से हम आपसे हर सेक्शन में आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। तो नमस्कार अंकिता। नमस्ते सर। इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सकारात्मकता की जहाँ तक बात है, पॉजिटिविटी है, वो तो सब आप ही से सीखी है। और इसी के सब आप ही के आशीर्वाद से बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपका सफर कैसा रहा? आपने जो आपने पीजी की, पीजी करने के बाद कौन से चांस में आपका नेट हुआ, कितनी बार आपने नेट दिया, कब और क्या पढ़ना चाहिए, और जीआरएफ की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और जब अब अभी आप लेक्चर भी दोगे, ये सबको पता है। और इसको लेक्चर आपका हो रहा है, अच्छे मार्क्स हैं, तो ये मार्क्स अच्छे कैसे आए और अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, ये हमारे विद्यार्थियों को आप बताएं जो। 2016 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। उसके बाद में प्रीवियस ईयर होने के बाद में ही मैंने इसकी नेट की तैयारी शुरू कर दी थी। सर से मेरी उसी दौरान मैं सर से मिली थी और वहाँ से मैंने तैयारी शुरू करी। और मेरा एमए के साथ ही नेट तो क्वालिफाई हो गया था। एमए सेकेंड ईयर से पहले ही मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद में मैं मतलब इतना डेडिकेशन नहीं था जेआरएफ के लिए, मतलब अटेम्प्ट में देती थी और नेट सब में निकल जाता था, लेकिन जेआरएफ के लिए इतना फोकस नहीं था। बीच में मैं आरएस वगैरह की प्रिपरेशन करने लग गई थी, तो वो इतना उसके लिए हुआ नहीं प्रिपरेशन। बाकी अब की बार मेरा 5वां अटेम्प्ट था, उसमें मेरा जेआरएफ हो गया। और प्रिपरेशन कैसे करनी है वो तो मेरे से बढ़िया सर ही आपको बता सकते हैं। गाइडेंस गाइडेंस इन्हीं का था, तो वो सारी चीज़ें आप इनसे आके ज़्यादा पूछें तो वो ज़्यादा बेटर बता नहीं, देंगे देखिए, आपको। आज आपकी बारी है, आप बताएं। और क्या पढ़ा आपने और कैसे पढ़ा, क्या पढ़ना चाहिए, ये बच्चों को बताएं। सर स्टार्टिंग तो वही सारी बेसिक्स बुक एनसीईआरटी को मैंने बेस बनाया था। सारी पढ़ाई मैंने जो शुरुआत करी थी वो एनसीईआरटी से करी थी। बाकी उसके बाद में नोट्स वगैरह मैं मेरे पास सर के थे, वो मैं पढ़ती हूँ, अभी भी मैं उन्हीं को पढ़ती हूँ। हाँ, अपडेट करती रहती हूँ मैं। जैसे कोई भी पेपर देती हूँ उसके बाद में उसमें कोई नया क्वेश्चन आ गया तो मैं उसी को उसी नोट्स में ऐड कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि फिर मैंने बहुत सारा कुछ अलग से किया, उन्हीं को अपडेट करे जाती हूँ, उन्हीं में कुछ पेज ऐड कर दूंगी, कुछ और कहीं कोई बुक पढ़ी, कोई टॉपिक उसमें कुछ और मिला तो वहीं ऐड ऑन करके वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। क्योंकि बार बार नोट्स नहीं बनते, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी थी। बाकी बेस एनसीईआरटी है और टेस्ट सीरीज मैं करती रहती हूँ। जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए भी मैंने सर की टेस्ट सीरीज में मैं एनरोल थी, तो वो सारी टेस्ट मैं टाइम पे देती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो मुझे आपकी बातों का एक सार निकल के आया कि भैया एक बार पढ़ाई करो ढंग से, बिल्कुल सर। एक बार नोट्स बनाओ ढंग से, जी सर। और फिर उसके बाद वहीं पर ही चीजों को अपडेट करते जाओ। जो भी नई चीज मिले अपडेट कर दो। और एनसीईआरटी मस्ट है, और टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए मस्ट है। और देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये संकोच कर रही हैं थोड़ा बोलने में, क्योंकि पहली बार आपसे मुखातिब हुई। बार ये अच्छा बोलेंगी, इसको लेक्चर का रिजल्ट आने दें, तब इन्हें और जोश और जुनून के साथ ये बोलेंगी। तो देखिए, जब भी ये पढ़ती थी, जब तक चीजें टॉपिक क्लियर नहीं होता था आगे नहीं छोड़ती थी, जब तक पिछला कंप्लीट नहीं हो जाता छोड़ती नहीं थी।
टेस्ट हमेशा, चाहे कितना भी स्कोर आए, टेस्ट हमेशा देती थी। लेकिन इसका एक अच्छी विशेषता हमें ये लगी कि हमेशा ये compete करती रहती। इसके साथ के जितने भी इसके साथी लोग थे, उन सबको compete करना इसका एक ध्येय था। और वहां पर ये पहुंचती थी, टॉप पर आती थी, 5 पर आती थी, 10वें नंबर पर आती थी, लेकिन टारगेट यही रहता था, compete रहता था। और बहुत एनवायरनमेंट इसका हेल्दी रहा है, सबसे ही घुल मिलती थी। और आज भी इसके साथ के लोग हैं, वो सारे लोग इधर उधर सेलेक्ट हो चुके हैं। और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप अंकिता से सीखें। देखिए, छोटा हो या बड़ा हो, सीखना सबको चाहिए और सबसे सीखना चाहिए। तो अंकिता से सीखें, कैसे ये एग्जाम पढ़ी, कैसे ये क्रैक की। अच्छा, दूसरा, जब आप असफल हुई तो आपके मन में निराशा नहीं हुई कभी? सर अभी सफलताएं तो, असफल होने पे निराशा होना एक स्वाभाविक सी बात है। अभी रिसेंट मैंने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया था, उसमें नहीं हुआ था तो ऐसा लगा कि पता नहीं जीवन में कुछ होगा भी या नहीं होगा। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि चलो अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। असफल होते हैं तो मेरे को लगता है पॉजिटिविटी भी वहीं उन्हीं चीज़ों से मिल जाती है, तो उनके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। लेकिन ठीक है, असफल होके एक जगह बैठ नहीं सकते, उनको ओवरकम आपको करना ही करना होता है। रुक गए तो फिर क्या मतलब रहेगा जीवन का। देखिए, मैं अंकिता के लिए एक ही बात कहूंगा, छोटे हौसले अभिप्राय के विद्यार्थी रखते हैं। और अंकिता भी छोटा हौसला नहीं रखती। यूपी पीजीटी दिया, नहीं हुआ, फोन किया, सर क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या करूं, कोई बात नहीं, अगली बार हो। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर दिया, इंटरव्यू दिया। देखिए, राजस्थान का विद्यार्थी यूपी जाकर वह इंटरव्यू दे रहे और वहां अचीव लेके आ रही है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तब फिर मैंने उससे बात की, अंकिता कैसा गया, सब इंटरव्यू अच्छा हुआ, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा, फाइनल फाइनल का हुआ नहीं। लेकिन फिर भी ये रुकी नहीं, क्योंकि रुकना नहीं है हमें, क्योंकि जो हम सफर करके तय आए हैं, आप वापस रुकोगे तो वो जो आपकी यात्रा, वो तो व्यर्थ गई। उसका चलने का, यात्रा का कोई औचित्य नहीं। जब तक हमें टारगेट नहीं मिल जाए, जब तक हमें रुकना नहीं। ये रुकी नहीं, लगातार चलती रही। और उसके बाद जेआरएफ भी हुआ, और जेआरएफ तब हुआ तब इन्होंने चाहा नहीं, तब जेआरएफ हुआ। अच्छे स्कोर में जनरल कैटेगरी में जेआरएफ लाना बड़ी मुश्किल से होती है, नेट तो इनकी हर बार होती है, और पहले चांस से इनके नेट होना प्रारंभ हुई। और अब हम ये चाहते हैं कि ये स्कूल लेक्चर तो खैर बनेंगी, लेकिन मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चे प्रश्न करने में गलतियां क्यों करते हैं? आप भी गलती करते हैं, तो उनको ऐसा ट्रिक्स बताइए जो वो गलती ना करें। सर मतलब बेसिकली इसके लिए कोई ट्रिक तो नहीं कह सकते, एक प्रैक्टिस होती है जो आपको करनी पड़ेगी, उसको टाइम देना पड़ेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी गलतियों को खुद से पकड़ना पड़ेगा, कोई और आके नहीं बताएगा आपको कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, कितनी बार कर दिया आपने। वो सारी चीज़ें खुद से देखनी पड़ेंगी कि हाँ आज ये क्वेश्चन मैंने किया, प्रैक्टिस किया, गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको नोट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए कहीं अलग से, और फिर दोबारा करें तो वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए आपसे। तो अपनी गलतियां खुद से ही देखनी पड़ती हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, गलतियां होना अपने आप कम हो जाएंगी। बाकी तो ट्रिक नहीं हो सकती इसके लिए, प्रैक्टिस सब कुछ है। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आपको रिविजन इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में पढ़ाई आप ढंग से एक बार कीजिए, कहीं भी कैसी भी स्थिति में कहीं भी पढ़े, एक बार ढंग से पढ़िए, उसके बाद आप उसमें रिविजन्स कीजिए, उसमें करेक्शंस कीजिए। जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं हो जाए, तब तक आप रिवीजन करें। इसके अलावा जो भी आपके साइड जो भी काम है, साइड में जो भी आपका दूसरा और गोल है, उनको भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एक ही चीज के पीछे पड़े रहे और उसको पूरा 12 घंटा देना ना, ये बेवकूफी है आज के जमाने पर, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टेक्स आ चुके हैं। अंकिता, हमारे जमाने में ऑब्स्टेक्स नहीं थे, अवरोध नहीं थे, ले दे के 2 नंबर हुआ करते थे, याद होते थे, फोन कर लेते थे, बात कर लेते थे। आजकल इतने ऑब्स्टेक्स है, और हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में, 3 मिनट में मैसेज बजता रहता है, व्हाट्सएप ऑन कर लेते,
फेसबुक ऑन कर लेते हैं, इंस्टाग्राम ऑन कर लेते हैं, और ज़्यादा नहीं तो यूट्यूब के मैसेज ही नोटिफिकेशन आते रहते हैं, देखिए मोटिवेशन, देखिए एक बार में सफलता प्राप्त की। कैसे सफलता प्राप्त की? तो पढ़ाई को छोड़कर देखते हैं सफलता कैसे प्राप्त हुई। शायद कोई जादू की चप्पी होगी। ऐसा कोई जादू की चप्पी नहीं होती है, सब कुछ आपकी मेहनत पर लिखा हुआ है, सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये बिल्कुल सही बात है, आप रिविजन्स करें, प्रैक्टिस करें, और एमसीक्यू का मतलब पुराने क्वेश्चंस आप देते हैं, पीवाई के भी आप देते हैं, और रिविजन्स करें। रिविजन्स नहीं है तो आप सिलेक्शंस में पीछे रहे, हो सकता है 22 लाख आपका हो जाए, बात अलग है, लेकिन मेहनत और रिवीजन और रिवाइज और रिव्यू, जब तक चीजें आपके सामने नहीं आएंगी, दो चीजें, मेहनत आपको करना है, रिव्यू आपको लेना है बार बार, मैं पढ़ रही हूँ, कितना सिलेक्शंस हो रहे हैं, उस पर बात करते हैं। अच्छा, अब आपसे हमारा एक सवाल और है कि आपके साथी जो लोग हैं, जो कहीं इधर उधर सेट नहीं हो पाए हैं, अपना टारगेट गोल अचीव नहीं कर पाए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और जो नए बच्चे हैं, जो जूनियर हैं आपके, जो इस दौर में आ रहे हैं और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं, वो एग्जाम बहुत जल्दी क्रैक कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले उन सब लोगों से जो कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से वो पीछे रह रहे हैं, सबसे पहले वो ये करें कि वो अपनी गलतियाँ देखें कि हमने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें हमसे क्या गलती हुई। क्योंकि हर जगह दो चीज़ें होने लग गई आजकल, जीके भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है। तो अगर आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन गए, आप जीके नहीं कर पा रहे, तो भी आप पिछड़ जाएंगे। आपने अगर जीके अच्छा कर लिया, सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप पिछड़ जाएंगे। तो आपको ओवरऑल आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आप पेपर क्वालिफाई कर सकें, कि आपको जीके भी आना चाहिए और सब्जेक्ट भी आना चाहिए। तो आप अपनी गलतियां देखें कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, आपका उसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, कहाँ हमने गलती करी, कौन सा पोर्शन हमारा कमज़ोर है, उस पर काम करें, उसको पढ़ें, बेसिक बुक रखें। अगर आपको जीके भी पढ़ना है तो उसकी भी जो ऑथेंटिक बुक होती हैं, जैसे राजस्थान अध्ययन चलती है, तो आप उनसे अपना बेस बनाएं, फिर उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस रखें कि हमारा एग्ज़ाम क्या उसका नेचर है, उसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी पीछे रह गए इसका मतलब ये नहीं है कि जीतेंगे नहीं, जीत जाएंगे, टाइम लगेगा, कोशिश करते रहिए। अरे वाह, क्या बात है! तो ये कहा ना, कितनी पॉजिटिव बात की। जीते नहीं है तो क्या जीतेंगे नहीं? क्यों नहीं जीतेंगे? जज्बा होना चाहिए, हौसला चाहिए आपको जीतने का, आपको मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, लेकिन आपको हौसला रखना पड़ेगा। ये हौसला कैसे रखेंगे? जब भी आप मोटिवेट नहीं होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, निराशा आती है, तो हमारी वीडियो देख लिया करो, अंकिता की बातें सुन लिया करो, और वहां से आप कहीं न कहीं से मोटिव लीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने, सफलता आपको मिलेगी, कब मिलेगी ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भूतकालीन घटना या तत्कालीन घटनाओं का परिणाम आने वाला भविष्य है। जैसे हम लोग समीकरण देखते हैं H2O, जब तक H और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक जल नहीं बनेगा। जब तक आपका मेहनत और समय, देखो मेहनत और समय दोनों की रासायनिक क्रिया नहीं होगी, तब तक रिजल्ट नहीं है। ये बहुत ही फैक्ट बात है। अब मैं यहां से सवाल फिर करूंगा कि कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, कितनी किताबें हमें पास रखनी चाहिए, क्या क्या हमारे स्टडी मटेरियल होना चाहिए, और आपके पढ़ने का स्टेप कब कब होना चाहिए, और कितनी देर पढ़ना चाहिए, और कब कब पढ़ना चाहिए, और तैयारी, नेट की तैयारी कर रहे हैं तो कब स्टार्ट करें, क्या पीजी के साथ करें या पीजी के बाद करें? इन सवालों का जवाब भी आप दीजिए। जहाँ तक नेट की तैयारी का है, तो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अपीयरिंग में पेपर दे सकते हैं, विद इन 2 ईयर आपका हो जाना चाहिए। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, आपने अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है कि हमको ज्योग्राफी से ही करना है, तो ऑब्वियस है कि आप फिर नेट की तरफ भी जाना चाहेंगे, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही आपकी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपकी पीजी की जो बुक्स होती हैं, जो सिलेबस के होता है आपका, उसको आप बुक से पढ़िए। जो ये अपनी सीरीज चलती हैं, 1 वीक सीरीज लेके एग्जाम क्रैक करने का जो ट्रेंड चला हुआ है ना, आप उससे हटिए थोड़ा सा। ऑथेंटिक बुक पढ़िए, अच्छे राइटर की बुक आप लाइए, उसको पढ़िए। हाँ, पैसे लगेंगे आपके थोड़े, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात होती है, बुक्स पे आप कर लो। उसके बाद में
और जो अगर कोई और सब्जेक्ट से आ रहे हैं, जैसे आपके पास कुछ और था, आपने पढ़ा नहीं है ज्योग्राफी कभी, तो बेसिक बुक से शुरू करिए, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए, फिर उसके बाद में एक एक सब्जेक्ट की आप बुक लीजिए और उसको ऑथेंटिक बुक से आप उसको तैयार कीजिए, और उसके बाद में आप नेट हो जाएगा उसके बाद में आराम से। और टेस्ट सीरीज वगैरह आप अगर लेना चाहें तो कोई भी ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज जिसमें मिनिमम मिस्टेक हो, ये आप चीज़ देखिए, क्योंकि गलतियाँ कई बार क्या होता है, गलत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, तो वो माइंड में रह जाता है कि हमने उसका वहाँ आंसर ये देखा था या पढ़ा था। तो चीज़ें पढ़ें तो वो ऑथेंटिक देखें कि ऑथेंटिक हो, गलतियाँ कम हो, तो चीज़ें हो जाती हैं, मतलब ईजी हो जाती हैं, डिफ़िकल्टी आपको इतनी नहीं आएगी। देखें, इन्होंने कहा किताबें पढ़नी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मैं इन्वेस्ट के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ा सिंपल सी बात है इन्वेस्ट के लिए। जैसे हमारे पास कोई पौधा है, पेड़ है, उस पौधे में हम पानी नहीं डाल रहे हैं, हम उसमें खाद डाले जा रहे हैं, हम खाद डाले जा रहे हैं, तो क्या होगा? वो पौधा मर जाएगा, जल जाएगा। या उस पौधे में हम मिट्टी डाल रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब तक पौधे को पानी भी नहीं मिलेगा, मिनरल्स भी नहीं मिलेंगे, तो पौधा विकसित नहीं होगा। तो समय के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो आप हम इन्वेस्ट करेंगे वही रिटर्न होकर आपको, जैसे म्यूचुअल फंड में लोग पैसा लगाते हैं, एलआईसी में पैसा लगाते हैं, तो जितना पैसा लगाते हैं उनका रिफंड होके मिलता है। तो जितना पैसा आप अपनी पढ़ाई में खर्च करोगे, डेफिनेट उससे कई गुना आपको रिफंड होके आएगा। आप जिसकी भी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहें, जिसकी भी सक्सेस स्टोरी पढ़ना चाहें, तो वहां एक ही चीज आपको सब में कॉमन मिलेगी, आपका इन्वेस्ट, आपका समय और आपकी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हर व्यक्ति की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, किसी का प्रोसेसर अच्छा होता है, किसी का प्रोसेसर कमजोर होता है, तो उन प्रोसेसर को ध्यान में रखते हुए अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और अपने लिए समय बनाया जाता है। अब कोई मोबाइल ऐप है आपका 1 सेकंड में खुल जाता है, कई ऐप हैं जो 10 मिनट में खुलते हैं, तो क्या उनका खुलने का इंतजार नहीं करेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा। यदि इंतजार नहीं करेंगे तो आप मोबाइल को यूज नहीं कर सकते। तो सैम वही चीज आपकी सफलता के लिए, किसी को सफलता जल्दी मिल जाएगी तो किसी को सफलता लेट मिलेगी, मिलेगी जरूर, इंतजार आपको जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने आप से लड़ना, अपने आप का मूल्यांकन करना और अपने प्रति ईमानदार होना। आप जगत के प्रति ईमानदार हैं लेकिन अपने प्रति ईमानदार नहीं है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि हमें ईश्वर ने किसी नेक काम, एक निश्चित टारगेट के लिए भेजा है, जनता के कल्याण के लिए भेजा है, और जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक उस ईश्वर का मकसद पूरा नहीं होगा। और यदि उसी में लगे रहे, ईश्वर का जो ध्येय है, ईश्वर का जो गोल है, उसी में अपना ध्येय बनाया, तो ईश्वर आपको 101% सपोर्ट करेगा। जब आप ईश्वर के गोल में सहयोग करोगे तो ईश्वर आपका सहयोग करेगा। जब ईश्वर के गोल में आप सहयोग नहीं करते हो तो फिर ईश्वर आपका सहयोग नहीं करता, फिर ईश्वर आपसे बदला लेता है, फिर कहता है कि मेरे साथ ईश्वर ने। सिंपल सा तरीका है जनता की सेवा करना, जन कल्याण करना, लेकिन पॉजिटिव के साथ अच्छे कार्य करना, यही एक अंतिम टारगेट होता है। अपना टारगेट प्राप्त करें, जो भी आपने चूज कर रखा है, स्कूल लेक्चर बनना है, जीआरएफ करना है, या हमारे जैसे कॉलेज व्याख्याता बनना है, अगली बार ये भी कॉलेज व्याख्याता बनना है इनको, तो आप सीखिए लोगों से। जहां भी आपको मिले कि वो आदमी मुझे दिखा कॉलेज व्याख्याता है या स्कूल लेक्चर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप उससे मिलिए, उससे पॉजिटिव ग्रेड कीजिए। किसी से मिलने में कोई हर्ज नहीं, आप जरूर मिलें। ठीक है, तो आज की चर्चा हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगले दिन एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ आपकी मुलाकात करेंगे और हम पुनः अंकिता के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और अच्छी मेरिट आए और मिठाई का डिब्बा हमारा बड़ा होगा, और हम लोग भंडारा भी कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएंगे। इन्होंने आते ही कहा था सर अब आपकी बारी है भंडारा करने की, तो मैं हम भंडारा करेंगे और एक समय सीमा बना रहे हैं, तय कर रहे हैं, और हम भंडारा करेंगे। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलेंगे।